नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना एमपी, आपके साथ में हूं राममोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा से भी खबर है, वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही, काफी देर तक उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर, दिल्ली एनसीआर में, पंजाब में, हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा जम्मू में, श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के चलते लोग डरे हुए हैं। अपनी अपनी इमारतों से, अपने अपने घरों से लोग बाहर सड़क पर निकल आए हैं। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि भूकंप की तीव्रता लगभग 6.2 मापी गई है। मौसम विभाग ने भूकंप की पुष्टि की है। पूरे उत्तर भारत में भूकंप आया और यह बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में इसका सेंटर है। अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 6.2 की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर इसकी मापी गई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त बैतूल से भी मिल रही है, जहां पर एक प्रसूता को स्ट्रेचर नहीं मिला। पैदल चलते चलते प्रसव हो गया। ये बड़ी खबर, दर्दनाक खबर और शर्मनाक खबर। दरअसल एक प्रसूता स्ट्रेचर की मांग कर रही थी, उसके परिवार वाले स्ट्रेचर की मांग कर रहे थे, लेकिन उस प्रसूता को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ और पैदल चलते चलते उसका प्रसव हो गया। यह बताया जा रहा है कि बच्चा नीचे गिरा और नीचे गिरने से नवजात की मौत हो गई। जिला अस्पताल में यह घटना हुई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही इसमें सामने आई है। प्रसूता को घोड़ा डोंगरी से लाया गया था। ऋषि नायडू इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं। ऋषि, कैसे ये घटना हुई और किस तरह की लापरवाही सामने आई है? देखिए राम, ये जो घटना है ये जिला अस्पताल में अब से कुछ ही देर पहले हुई है। घोड़ा डोंगरी से एक प्रसूता को यहाँ पर लाया गया था। काफी उसको पेन काफी ज्यादा था। जब मेन गेट पर वो अस्पताल के उतरे तो उनके प्रसूता के परिजनों ने स्ट्रेचर की मांग की या व्हील चेयर लाने की मांग की, लेकिन उन्हें व्हील चेयर और स्ट्रेचर दोनों ही उपलब्ध नहीं कराया गया। और स्टाफ ने, जो प्रसूति विभाग का स्टाफ है, उन्होंने कहा कि प्रसूता को पैदल ही चलाकर के लेबर रूम तक लाया जाए। लेकिन जब वो प्रसूता को ला रहे थे उसी दौरान चलते चलते ही उसका प्रसव हो गया और जो नवजात है वो बहुत जोर से गिरा और गिरते ही नवजात की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना के बाद में हड़कंप मचा, जिसके बाद प्रसूता को फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और काफी क्रिटिकल उसकी हालत बनी हुई है। परिजन काफी हंगामा मचा रहे थे। अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिविल सर्जन जो है जिला अस्पताल के डॉक्टर अशोक बरंगा, वो यहाँ पर आए हुए हैं और परिजनों से बातचीत चालू है। उनका ये कहना है कि इस मामले की आज ही जांच करवाएंगे और परिजन जो है इसमें कड़ी कार्रवाई और आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने तक की मांग कर रहे हैं। राम, अभी सर्जन साहब को इतनी देर में संभवतः ये समझ नहीं आया, कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। जैसा ऋषु आप बता रहे हैं, जांच कराएंगे तो किस बात की कराएंगे? उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला, ये बात सीधी है। वरना अगर कोई इस स्थिति में है, प्रसूता है और उसको दर्द हो रहा है, तो वो क्यों पैदल चलेगी? बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो घटनाएं हैं सरकारी अस्पताल में, खासतौर पर जिला अस्पताल में इस तरह और सिविल सर्जन अशोक वारंगल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक साहब, क्या हुआ वहां पे अस्पताल में? कुछ जानकारी आपको मिली है क्या? हाँ, जस्ट अभी मुझे जानकारी मिली है। मैं अस्पताल में हूँ, देख रहा हूँ मसले को। मुश्किल से 10 कदम दूरी पे वार्ड था गेट से। 10 कदम वो चलने के पहले ही उसको डिलीवर हो गया बेबी, है ना। स्ट्रेचर क्यों नहीं मुहैया कराया गया डॉक्टर साहब? मात्र 10 कदम दूरी पे था वार्ड जी। गेट से गाड़ी से उतर के और गेट तक आने के बीच में ऐसा हादसा हुआ है। तो प्रसूता अगर उस स्थिति में नहीं थी कि वो पैदल चल सके, फिर उसको किसी दूसरे तरीके से नहीं लाया जा सकता था क्या? अब वो सारी कंडीशनें क्या स्टाफ नर्सेस को बताया गया, क्या वार्ड की आया को बताया गया, वो देखने के बाद ही पता लगा कि क्यों पैदल लाया गया जी। क्योंकि 10 कदम की दूरी है सिर्फ वार्ड और उसके बीच में। गेट और वार्ड के बीच में 10 कदम की दूरी है जी, गेट और वार्ड।
तो आप ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें नर्सेस की या स्टाफ की कोई गलती नहीं है, गलती उसी प्रसूता की थी जो पैदल अभी तो नहीं, वो तो अभी देखा जाएगा पूरा क्या इन्फॉर्म किया गया था, वो देखा जाएगा। ठीक है, अभी आधा घंटे पूरे किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। असल में समस्या यही है। अब देखिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, उनसे विवाद करने का बहुत ज्यादा विषय ये है नहीं। वो बता रहे हैं कि 10 कदम की दूरी है। अगर कोई इस स्थिति में है कि वो पैदल चल नहीं सकता और इस हालत में उसको पैदल चलाया नहीं जा सकता, फिर भी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 कदम की दूरी है और 10 कदम उनकी नजर में चला जा सकता है। किस पेशेंट की क्या स्थिति है ये बिना देखे ये तय कर लेते हैं कि 10 कदम की दूरी है वार्ड से अगर गेट की, तो वहां पे एक तरह से मोटे मोटे तौर पे उन्होंने क्लीन चिट लगभग दे ही दी है। मेरे साथ ऋषु लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषु, वाकई 10 कदम है क्या? आप तो वहां पे मौजूद होंगे इस वक्त। गेट से लेके वार्ड के अंदर तक जाने में, और अंदर माने मैं बात कर रहा हूं डिलीवरी रूम तक की, 10 ही कदम होंगे? बिल्कुल नहीं राम, देखिए जानकारी गलत है और इस तरह के मामलों में बचने के लिए इस तरह के तर्क दिए जा सकते हैं कि 10 कदम या 2 कदम की दूरी थी। कई बार ये स्थिति होती है कि प्रसूति या इस तरह के गंभीर मामलों में 1 कदम भी चलना किसी महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और सीधे जननी या एम्बुलेंस के पास तक के स्ट्रेचर या व्हील चेयर लाने की नौबत होती है। और आज जो घटना हुई यहाँ पर भी यही स्थिति थी। होना यही था कि एम्बुलेंस के पास तक स्ट्रेचर या व्हील चेयर लाई जाती है और उस महिला को सुरक्षित जो है प्रसूति वार्ड तक और लेबर रूम तक पहुंचाया जाता है, लेकिन ये गंभीर लापरवाही है, ऐसा नहीं किया गया और अब घटना हो गई तो उसे 10 कदम की दूरी बताया जा रहा है। बिल्कुल 10। क्या परिवार वालों का क्या कहना है? उन्होंने इत्तला किया था अंदर जो वार्ड बॉय हैं या नर्सेस हैं उन्हें इस बारे में कि उन्हें स्ट्रेचर बिल्कुल जरूरी चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत खराब है प्रसूता की? देखिए, एक बहुत ही गंभीर और बड़ा शर्मनाक की बात है कि हाथ जोड़ कर विनती की गई अस्पताल के स्टाफ से कि उन्हें व्हील चेयर या तो फिर स्ट्रेचर मुहैया कराया जाए। परिजनों ने रो के इस बात को अभी हमसे साझा किया है कि कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट की लेकिन उन्हें इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और आपको ये बताएं कि दिव्यांगों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। कल की तस्वीरें आपको याद होंगी, पुलिस ने किस तरह से दिव्यांगों को हटाया था। आज मंत्री से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अब दिव्यांगों ने अपना धरना वापस ले लिया है। पिछले 44 दिनों से ये दिव्यांग धरना दे रहे थे, जिनमें से बहुत सारे दिव्यांगों की जो अगुवाई कर रहे थे उनके प्रतिनिधियों को, ये देखिए हम कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिव्यांगों के प्रतिनिधियों को जेल में भी डाला गया था। और आज पुलिस ही इन दिव्यांग नेताओं को लेकर गई, दिव्यांगों को लेकर गई, मंत्री से मुलाकात कराई। और जब मंत्री गोपाल भार्गव से ये मिले, बातचीत हुई, चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि दिव्यांगों का धरना स्थगित हो गया है। जो रिक्तियां हैं और जल्दी से जल्दी भरने का मतलब जून एंड हमने डेडलाइन दी है। जून एंड तक सारे विभाग, चूंकि सामाजिक न्याय विभाग नियम तो बना सकता है, भर्तियां नहीं कर सकता। सारे विभागों के अपने अपने नियम हैं, भर्ती के कायदे हैं, सेवा शर्तें हैं, सारी चीज़ें। संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो जून के अंत तक भर्ती करके दें। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी जारी कर दिया, हमारे विभाग ने भी जारी कर दिया है और अंत में हम मुख्यमंत्री जी के साथ में समीक्षा करेंगे कि कहाँ इसमें कमी है। मुझे तो लगता है कि जून के अंत तक ये सारी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। सर, पर दिव्यांगों को आपके यहाँ पर गिरफ्तार होना पड़ा पहले, फिर उसका जेल के बाद आपसे मुलाकात होना पड़ी, 43 दिन तक इंतजार किया, क्या पहले भी मुलाकात हो सकती थी? वही मैंने उनसे कहा कि यदि आप पहले दिन आ जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। खैर वो नहीं आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कल मैं दिल्ली में था, मुझे जैसी खबर मिली तो रात्रि में मैंने चर्चा की और मैंने आज इसी कारण से कलेक्टर से खबर भेज के और सारे लोगों को मैंने कहा सुबह आ जाएं, चर्चा करेंगे। सभी लोग आज यहाँ पर हैं। कुछ बातें उनकी जो वित्त विभाग से संबंधित थी वो भी हमने सहमति प्राप्त कर ली है, तो मुझे लगता है अब पटाक्षेप हो गया। सर, इनके साथ कुछ बर्बरतापूर्वक कल मारपीट भी हुई है, तो उसका कहीं नहीं, उसको बर्बरता अपन ना कहें तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ बात हुई थी। हालांकि मैं चक्षुदर्शी नहीं हूँ, न चश्मदीद हूँ, लेकिन जैसा मुझे अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी मिली कि पुलिस ने, चूँकि वो सीएम के यहाँ जा रहे थे, लाइन ऑर्डर का सवाल था और किसी दिव्यांग के लिए यदि कोई चोट आ जाती निश्चित रूप से तो वो भी हमारे लिए
कलंक की बात थी, शर्मनाक बात थी। तो इसी कारण से पुलिस ने भी कि यथासंभव कोशिश करें कि हमें इन लोगों पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना पड़े। तो इसी प्रयास में पुलिस वाले भी चोटिल हुए, कुछ दिव्यांगों ने भी कांच वांच तोड़ दिए, लेकिन सब अपने भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आखिरी सवाल, फर्जी जो दिव्यांग है उनके लिए मेडिकल बोर्ड की बात कही आपने? हाँ, कुछ शिकायतें आई थी, 2-3 शिकायतें मेरे पास में भी आई थी, जिन्हें मैंने जांच के लिए भेज दिया था। ये बात भी सही है कि नौकरी पाने के लिए आजकल लोग प्रमाण पत्र ही बना लेते हैं। तो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से नहीं बल्कि हम राज्य स्तरीय बोर्ड से उसका प्रमाणीकरण करवाएंगे दिव्यांगता का। बिल्कुल, ये थे मंत्री गोपाल भार्गव, जिन्होंने बताया कि दिव्यांगों से मुलाकात हो गई है, उन्हें आश्वासन दिया। आप देखते हैं कि 3 माह तक के दिव्यांग इंतजार करते हैं या दोबारा अनशन पे तैयार होते हैं। कैमरा पर्सन अनिल गवी के साथ जितेंद्र शर्मा, ATV न्यूज, भोपाल। तो आप सुन रहे थे गोपाल भार्गव को, जितेंद्र उनसे बात कर रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने बताया है। ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, ये मंत्री जी की पक्ष तो हमने सुन लिया, उनका पक्ष, इस पूरे मामले को लेकर दिव्यांग क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष क्या है? वाकई हर चीज के लिए वो तैयार हैं, जो आश्वासन उन्हें मिला है? देखिए, अगर बात करें तो दिव्यांग खासी नाराज नजर आ रहे हैं। अभी भी मंत्री से मिलने के बाद वो पूरी तरह से खुश नजर नहीं है। उन्हें मंत्री जी ने आश्वासन जरूर दिया है, मगर जिस तरह से दिव्यांगों के साथ कल बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है, उससे दिव्यांग खासे नाराज है। फिलहाल मंत्री से आज उनकी 1 घंटे मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद उन्हें आश्वासन दिया है 3 माह में उनकी जो कुछ मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इनमें मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, साथ ही उनके छात्रावास को लेकर, उनके भोजन से लेकर उन पर जो गाइड तैयार करने हैं, इन सारी चीजों को लेकर मंत्री ने आश्वासन दिया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अब मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री जब भी अगली BC करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर को निर्देश देंगे कि जो रिक्त पद है निःशक्त जनों के, उन पदों को भरा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर इतनी आसान चीजें हैं और मंत्री जी जिस तरह से बता रहे थे कि सब कुछ ये किया जा सकता है, हमने बात की है, हो जाएगा, तो फिर ये 44 दिनों तक परेशान क्यों किया गया? वो कह रहे थे कि दिव्यांग उनसे पहले दिन मिलने आते तो ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन राजधानी में ही 43 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, कभी पानी में खड़े होके, कभी अनशन करके। क्या मंत्री उनसे मुलाकात नहीं कर सकते थे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर इतनी आसानी से आपको आदेश दे देने थे और ये बात दिव्यांग मान जाते, तो ये 44 दिन आखिर क्यों ये प्रदर्शन चलता रहा? इंदौर से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रिश्वत लेते हुए एक क्लर्क गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में 11 लाख की रिश्वत लेते हुए सीनियर क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़े बाबू गिरफ्तार किए गए। 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त संगठन के नाम पर धमकाकर रिश्वत मांग रहे थे। सहायक ग्रेड 3 के अधिकारी विक्रम शर्मा से रिश्वत मांगी थी। 5 लाख रुपए की रिश्वत लोकायुक्त में शिकायत के निराकरण के लिए यह रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त ने आरोपी कमलाकांत दुबे को गिरफ्तार किया है। और विकास इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या ये पूरा मामला है और कैसे गिरफ्तारी हुई? जी हाँ, बता दूं कि ये जो आरोपी जिसको लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है, कमलाकांत दुबे, ये अपने ही विभाग के एक शासकीय अधिकारी को ही धमका रहा था। सहायक ग्रेड 3 का अधिकारी विक्रम शर्मा जो फरियादी है, उसको ही धमका रहा था कि तुम्हारी लोकायुक्त में एक शिकायत मिली है, तुम्हारे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उसी का डर दिखाकर उसने कहा था कि मैं तुम्हारी शिकायत है उसका समाधान करवा दूंगा, निराकरण करवा दूंगा। खुद को लोकायुक्त संगठन का अधिकारी बताते हुए इसने वहां पर अपनी पहचान बताई थी और उसी को लगातार धमकाते हुए पहले 50 लाख फिर 5 लाख की मांगी। 5 लाख की बात में जब सौदा तय हुआ तो पहली रकम जो 11,000 रुपए के लिए देने आया था, उसी वक्त लोकायुक्त की टीम भी वहां मौजूद थी और आज उसको गंगवाल इलाके से गिरफ्तार किया गया है और अभी लोकायुक्त पुलिस का तमाम कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ में लोकायुक्त पुलिस वो मोबाइल भी जब्त कर रही है जिसमें पूरी की पूरी बात रिकॉर्ड है, जिसमें उसने अपने आप को लोकायुक्त संगठन का अधिकारी बताते हुए और उस समस्या का निराकरण करने की बात की थी। पुलिस अभी उस मोबाइल को जब्त कर रही है, साथ ही साथ में तमाम कार्रवाई कर रही है। जो प्राथमिक तौर पर कार्रवाई की जाती है उसके बाद में जो मोबाइल है उसे जब्त करके फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल, मोबाइल को जब्त करके जांच के लिए भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और पन्ना से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बमरोहा अपहरण कांड में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक पिस्टल मिली है इनके पास से, 2 कट्टे मिले हैं और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एक बोलेरो गाड़ी भी इनके पास से जब्त की गई है। यह पन्ना से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। किडनैप लड़की भी बरामद कर दी गई है। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ से लड़की को
अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। हालांकि पुलिस को देखकर ये आरोपी भागने लगे और पुलिस अभी मुख्य आरोपी का पीछा ही कर रही है। दिलीप इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पन्ना से जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्या अब तक मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है? राम, मैं बता दूं कि पन्ना जिले का ही नहीं बल्कि प्रदेश का ये सबसे बड़ा मामला है कि जिस तरह से डायल 100 को यूज किया गया, पुलिस की वर्दी यूज की गई उस तरह से, और एक लड़की को उठाया गया, तो ये सबसे बड़ा मामला था, बड़ा पेचीदा मामला। लेकिन पुलिस को आज सफलता अर्जित हुई है। इस कांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही मुख्य आरोपी के पीछे अभी पुलिस लगी हुई है और अपहृत की गई लड़की को भी पुलिस ने बरामद किया है। लड़की को टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ से पकड़ा है। पुलिस को देखते ही मुख्य आरोपी जो देवराज है वो मौके से फरार हो गया, लेकिन पन्ना पुलिस और सहयोगी पुलिस वहां पर लगातार उसका पीछा कर रही है और जल्दी गिरफ्तार करने की पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने बात की है। राम, बिल्कुल। एक बात और दिलीप आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या अब तक मोटिव का पता चला है? लड़की को बरामद अब पुलिस ने कर लिया है, क्या पुलिस इस स्थिति में है कि बता सके कि किस मकसद से इस लड़की को किडनैप किया गया था? राम, मैं आपको बता दूं कि अभी तक लड़की पन्ना नहीं पहुंची है, रास्ते में है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जब लड़की आएगी और वो उसके बयान होंगे उसके बाद ही एक खुलासा किया जाएगा कि लड़की और आरोपी के बीच में क्या कोई दूसरे संबंध थे या नहीं थे। फिलहाल पन्ना पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 कट्टे और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही वो बुलेरो वाहन भी जब्त कर लिया है जिससे ये आरोपी फरार हुए थे। राम, बिल्कुल। और क्या आरोपियों के सिलसिले में कोई जानकारी है? जो 4 लोग अब गिरफ्तार किए गए हैं, क्या वो लड़की के गांव के आसपास के रहने वाले लोग हैं, पन्ना के रहने वाले लोग हैं, या फिर कहीं बाहर से हायर किए गए थे, प्रोफेशनल एक तरह से किडनैपर हैं? इस संबंध में अभी तक जो पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है उसमें ये खुलासा होके आया कि ये सब लड़के स्टूडेंट हैं और वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर हैं, जो दमोह डिस्ट्रिक्ट के बताए जा रहे हैं। लेकिन आरोपियों का ये कहना है, आरोपियों में से एक से बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि इस अपराधी ने उनको पिछले 15 दिनों से बंधक बना रखा था और उनके इशारे पर ये काम कर रहे थे और इसके लिए उन्हें बाध्य किया गया था। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कहीं पे नहीं बताया जा रहा है अब तक, जो पुलिस बता रही है। बिल्कुल, ये छात्र बताए जा रहे हैं। दिलीप इस वक्त हमें अपडेट कर रहे हैं पन्ना से। और ये भी जरा दिलीप बताइए, जो 3 लोग पहले जिनकी जानकारी आईजी ने दी थी कि 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, क्या उनसे कोई क्लू मिला है या उनकी कोई भूमिका इस मामले में पाई गई है? निश्चित रूप से जो हिरासत में लिए गए थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। एक सेल फोन के जरिए पुलिस उन तक पहुंची थी और इस पर जो है ये मुख्य आरोपी देवराज सिंह के पास तक करीब पहुंचने में पुलिस कामयाब हुई है। देवराज इन तीनों को छोड़कर आगे निकल गया था और ये अपने गांव चले गए थे, लेकिन पुलिस इन तक पहुंची और इनके माध्यम से ही देवराज तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हुई। लेकिन देवराज अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। पुलिस लगातार पीछा कर रही है और बहुत मुमकिन है कि जल्दी देवराज को भी गिरफ्तार किया जाए। ये जरा बताइए, क्योंकि इस मामले में 2-3 चीजें बड़ी संदिग्ध थी। हालांकि उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया जिन की गाड़ी छीनी गई थी, जिनसे वर्दी छीनी गई थी। क्या उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उनकी भी इसमें कोई भूमिका थी या फिर वाकई उनसे वो लूट हुई थी गाड़ी और वर्दी की? निश्चित रूप से, जैसे कि कल आईजी का दौरा था, पन्ना में दौरा किया था उन्होंने और उन्होंने साफ तौर पे इस तरफ इंगित किया था कि अगर पुलिस की कहीं से कोई भूमिका है इसकी भी जांच कराई जाएगी और इसकी जांच किसी दूसरे जिले के एसपी के द्वारा कराई जाएगी, ये कहा गया था। निश्चित रूप से जिस तरह से डायल 100 पे आरोपियों ने अपना कब्जा जमाया था, पुलिस को बंधक बनाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो 4 आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं, हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। अभी इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे जरूर देखिए हमारा छत्तीसगढ़।